डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हमारे पास क्लास 7 का ये सोशल साइंस का बुक है, चैप्टर 3 हिस्ट्री का ये पार्ट है। और इसमें दिया हुआ किंगडम्स ऑफ साउथ AD 700 टू AD 1200। ये साउथ के साम्राज्य की बात कर रहा है, दक्षिण के राज्य की बात कर रहा है। 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच की बातें बतला रहा है। सबसे पहले यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिया हुआ है, जिसमें कुछ वर्ड्स बतलाया गया। मंडलम है। मंडलम क्या है? चोल साम्राज्य का एक प्रदेश, एक प्रांत है। उसके बाद हेरिडेटरी, इसका मतलब होता है वंशानुगत, वंश के अनुसार जो चीज़ चलते रहता है। एक उपाधि या पद जो रक्त संबंध के आधार पर प्राप्त किया जाता है। उसके बाद दिया हुआ है नट्टर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद हो गया। और नगरट्टा सिटी काउंसिल, नगर परिषद हो गया। वलनाडु, चोलों के अधीन एक जिला, उन लोगों के अंडर एक डिस्ट्रिक्ट था, उसको वलनाडु कहा गया। और ब्रह्मदे लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण को दान में भूमि दी गई। मठ, शंकराचार्य द्वारा स्थापित धार्मिक केंद्र। और आगे यहाँ पे दिया गया है चैप्टर, मध्यकाल में उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के बीच घनिष्ठ संपर्क देखा जा सकता था। ये दो चीज़ें विकास से संभव हो पाया। सबसे पहले उत्तर और दक्षिण भारत दोनों के शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विंध्य पर्वतों को पार किया। दूसरे, शंकराचार्य और अन्य संतों की शिक्षाएं देश के कोने कोने में फैली। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में शंकराचार्य ने अपनी शिक्षाओं के लिए 4 स्थानों को केंद्र के रूप में चुना। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारिका और पूर्व में पुरी। ये स्थान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि शंकराचार्य ने इनमें से प्रत्येक पर एक मठ स्थापित किया था। दक्कन और दक्षिण भारत में कई राज्यों का उदय हुआ। इन सभी साम्राज्यों के इतिहास का पता लगाना कठिन है। इस अध्याय में हम पल्लवों का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे और फिर चोलों के उदय की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ेंगे। चोल 2 शताब्दियों से अधिक समय तक दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर हावी रहे। आगे यहाँ पे दिया हुआ है द पल्लवास ऑफ कांची, मतलब कांची के पल्लव। पल्लवों की उत्पत्ति अज्ञात है, मतलब इसके बारे में कोई पता नहीं, अननोन है। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक शासन किया। पल्लव चालुक्यों, पांड्यों, चेरों और चोलों के साथ लगातार संघर्ष में थे। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हराया और उसके उत्तरी प्रांतों पर कब्जा कर लिया। महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन था। पल्लवों के अधीन कांची ब्राह्मणवादी और बौद्ध शिक्षा का एक महान केंद्र बन गया। पल्लव राजा कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। चट्टान के पत्थरों को काटकर प्रसिद्ध मंदिर, जिन्हें रथ के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा बनाए गए थे। महाबलीपुरम का तट मंदिर और कांची का कैलाशनाथ मंदिर इस काल की वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण है। नरसिंह वर्मन के पुत्र राजसिम्हा ने कई वर्षों तक शासन किया। इसके बाद उनकी शक्ति में गिरावट आई। अंततः चोलों ने पल्लवों को हरा दिया और दक्षिण में प्रमुख शक्ति बन गए। मतलब पहले जो है वो पल्लव जीते थे और फिर बाद में पल्लवों को हराकर फिर से चोल शासन में आ गए। केस स्टडी में यहाँ पे बतला रहा है तंजावुर के चोल, द चोल ऑफ तंजावुर। तो ये 846 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक के बारे में बतला रहा है। चोल मूलतः सरदार थे जो पल्लव राजाओं के अधीन थे। उन्होंने तमिलनाडु के पूर्वी तट पर शक्ति का प्रयोग किया। उनके नेताओं में से एक विजयलया ने 846 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा की। उसने तंजावुर, जिसको तंजौर कहा जाता था, तंजौर को अपनी राजधानी बनाकर पूर्वी तट पर अपना शासन स्थापित किया। उनके पोते प्रांतक प्रथम ने 48 वर्षों 907 से 955 तक शासन किया। उसने मदुरै के पांड्यों को हराया और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसने चोल शासन को नेल्लोर तक बढ़ाया। कहा जाता है कि उसने श्रीलंका के शासक को भी हराया था। इस तीव्र वृद्धि ने चोलों को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के साथ संघर्ष में ला दिया था।
949 ईस्वी में चोलों की कृष्ण तृतीय के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद राजा प्रथम 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक राजा प्रथम के अधीन चोलों ने अपना गौरव पुनः प्राप्त कर लिया। उसने स्वयं को संपूर्ण दक्षिणी भारत, श्रीलंका और अन्य द्वीपों का अधिपति बना लिया। संपूर्ण चोल क्षेत्र को चोलमंडल कहा जाता था। कोरोमंडल तट का नाम चोलामंडला शब्द से लिया गया है। राजा प्रथम ने न केवल एक महान विजेता, वह एक सक्षम प्रशासक और कला और साहित्य का संरक्षक भी था। उसके बाद राजेंद्र चोला दिया हुआ है 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक। राजा प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र राजेंद्र चोल था। उसने अपनी नौसेना को बड़ा और मजबूत बनाया और उसे दक्षिण पूर्व एशिया, मलाया, जावा और सुमात्रा के देशों को जीतने के लिए भेजा। वह कम से कम गंगा घाटी पर छापा मारा और बंगाल के पाल राजाओं को हराया। उत्तर में इस जीत को चिन्हित करने के लिए उन्होंने गंगईकोंडा चोल या गंगा के विजेता की उपाधि ली और गंगईकोंडा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण किया। राजेंद्र चोल ने झीलें और नहरें भी बनवाई ताकि किसानों को अपने खेतों के लिए हमेशा पानी मिलता रहे। राजेंद्र चोल के साथ व्यापार ने चोल साम्राज्य को बहुत समृद्ध बना दिया। वह कला के महान संरक्षक और एक कुशल प्रशासक थे। उनके शासनकाल को चोलों के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में उनका नौसैनिक अभियान किसी भारतीय राजा द्वारा किया गया पहला अभियान था। चोलों का पतन, द डिक्लाइन ऑफ द चोलाज। उन लोगों का पतन कैसे हुआ? चोल साम्राज्य 1122 ईस्वी तक अक्षुण्ण रहा। इसके बाद चालुक्यों के साथ लगातार युद्धों के परिणाम स्वरूप इसका पतन शुरू हो गया। चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने वेंगी पर पुनः अधिकार कर लिया। 13वीं शताब्दी के अंत तक पांड्यों और होयसलों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 14वीं शताब्दी में यह अंततः विजयनगर के महान हिंदू साम्राज्य का हिस्सा बन गया। उसके बाद दिया हुआ है चोला एडमिनिस्ट्रेशन, चोल प्रशासन। चोल साम्राज्य का प्रशासन सुव्यवस्थित था। राजा को शक्ति और वैभव का आनंद मिलता था। उनकी सहायता के लिए उनके पास मंत्रियों और उच्च अधिकारियों का एक समूह था। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को मंडलम नामक प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनका प्रशासन राज्यपालों द्वारा किया जाता था। बदले में मंडलम को कई जिलों में विभाजित किया गया, जिन्हें वलनाडस कहा जाता था। वलनाडु में गांवों का एक समूह शामिल था। सबसे निचली इकाई गांव या ग्रामम थी। गांव था मतलब। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्न स्तरों पर लोकप्रिय सभाओं की स्थापना थी। जिला स्तर पर सभा को नटतार कहा जाता था। एक बड़े शहर की अपनी सभा भी होती थी जिसे नगरट्टा कहा जाता था। ये सभाएं अनेक प्रशासनिक कार्य करती थी। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ग्राम प्रशासन, गांव की शासन व्यवस्था। गांवों को अपने मामलों के प्रबंधन में बड़ी मात्रा में स्वतंत्रता प्राप्त थी। प्रत्येक गांव में 2 सभाएं या परिषदें होती थी और सभी ग्रामवासियों की महासभा थी। सभा एक छोटी संस्था थी जिसके सदस्य सभी ग्रामीणों द्वारा चुने जाते थे। सभा के सदस्यों को शिक्षित होना, भूमि का मालिक होना और प्रशासनिक मामलों में पारंगत होना आवश्यक था। चुनाव की पद्धति यह थी कि सभी उम्मीदवारों की नाम पर्चियाँ एक बर्तन में मिला दी जाती थी, जिसमें से एक छोटा लड़का उन्हें एक एक करके निकालता था। नतीजों की घोषणा गांव के एक पुजारी ने की। सभा कर एकत्र करती थी, जल आपूर्ति को नियंत्रित करती थी और टैंकों, झीलों, मंदिरों और स्कूलों जैसे सभी संस्थानों का प्रबंधन करती थी। इसने ग्रामीणों के बीच विवादों का निपटारा भी किया। उसके बाद आगे दिया हुआ व्यापारियों के संघ, एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स। व्यापारियों, शिल्पकारों और अन्य व्यावसायिक समूहों के संघों को नगरम के नाम से जाना जाता था। वे अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करेंगे। हितों की रक्षा क्या करते थे? उसके बाद हो गया केयर ऑफ पीजेंट्स मतलब किसानों के देखभाल। चोल राजा किसानों की अच्छी देखभाल करते थे। फसलें खराब होने पर किसानों को राजस्व अदा करने से
छूट दे दी गई, तालाबों एवं नहरों के निर्माण से सिंचाई में सहायता मिली। उन्होंने अच्छी सड़कें बनाने और अधिक भूमि को खेती के लिए लाने के लिए जंगलों को साफ किया। कई क्षेत्रों में एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू मतलब स्रोत उन लोगों के कहाँ से थे, पैसे कहाँ से आते थे। रेवेन्यू टैक्स, चोल किसानों, व्यापारियों और व्यापारियों के राजस्व एकत्रित करते थे। खानों पर कर और आयातित वस्तुओं पर शुल्क से भी पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ। वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य। राजस्व का एक भाग शाही परिवार के भरण पोषण तथा सेना के रखरखाव पर खर्च किया जाता था। शासकों द्वारा एकत्र किया गया धन सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों जैसे सड़कों का निर्माण, तालाबों का निर्माण और सिंचाई प्रणाली पर खर्च किया जाता था। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैन्य प्रशासन। चोलों ने एक शक्तिशाली स्थायी सेना और एक मजबूत नौसेना बनाई। उनकी सेना में धनुर्धर, पैदल सैनिक, घुड़सवार और युद्ध हाथी शामिल थे। नौसेना ने द्वीपों पर नियंत्रण बनाए रखने और समुद्री मार्गों की सुरक्षा में मदद की। यह अन्य देशों के साथ वाणिज्यिक संबंध बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। उसके बाद सोसाइटी, समाज। दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था बहुत अधिक प्रचलित थी। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान प्राप्त होता था जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। उनकी भूमि को करों से मुक्त कर दिया गया। ब्राह्मणों के अलावा व्यापारी भी एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभरे थे। उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी। बहिष्कृत कहे जाने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति दयनीय थी। वे सामान्य कुओं से पानी नहीं ले सकते थे, ना ही उन्हें मंदिरों में प्रवेश की इजाज़त थी। शहरों में मजदूरों ने जीवन भर कड़ी मेहनत की। छुआछूत की परंपरा पहले काफ़ी अधिक था। और आगे दिया हुआ आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की वास्तुकला। चोल राजा और धनी व्यापारी महान मंदिर निर्माता थे। दक्कन और दक्षिण भारत के अन्य शासकों ने भी कई भव्य मंदिर बनवाए। महाबलीपुरम के रथ और तटीय मंदिर। कांचीपुरम के पल्लव शासक के तहत दक्षिण में मंदिर वास्तुकला के 2 रूप विकसित हुए। रॉक कट, पत्थर काटकर जो मंदिर बनाया गया, रॉक कट और संरचनात्मक। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा किया गया था। इन मंदिरों को रथ कहा जाता है। प्रत्येक को एक ही विशाल पत्थर से बनाया गया है। थोड़ी दूरी पर नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित तट मंदिर है। इसका निर्माण ईंट और गारे से किया गया है। आगे दिया हुआ है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भगवान शिव के सम्मान में चोल शासक राजा प्रथम द्वारा लगभग 1000 ईस्वी में करवाया गया था। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। इसका विशाल टावर 57 मीटर की ऊंचाई तक फैला है और इसका आकार पिरामिड जैसा है। इसमें लगातार 13 मंजिलें हैं। मंदिर की आंतरिक दीवारों को चित्रों और शानदार मूर्तियों से सजाया गया है। राजा राजेंद्र चोल ने अपनी नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम में एक मंदिर बनवाया। और बृहदेश्वर मंदिर का ये पीले कलर का जो मंदिर का पिक्चर दिया हुआ है यही है। और यहाँ पे दिया हुआ है हॉयसलेवर मंदिर हैलेबिड। हॉयसलेवर मंदिर का निर्माण हॉयसलेवर्स द्वार समुद्र हैलेबिड, अभी का नाम जो है हैलेबिड है जगह का नाम, में कराया गया था। उन्होंने 1110 ईस्वी से 1310 ईस्वी के बीच शासन किया। इसके अंदरूनी और बाहरी हिस्सों पर बड़े पैमाने पर नक्काशी की गई है। दरवाजे कुछ बेहतरीन मूर्तियों से ढके हुए हैं। और आगे यहाँ पे है डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स, दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशिष्ट विशेषताएं। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के सर्वोत्तम उदाहरण है। वास्तुकला की द्रविड़ शैली कई मायनों में उत्तर भारतीय नागर शैली से भिन्न है। उत्तरी भारत में मंदिरों के निर्माण के लिए ईंटों और गारे का उपयोग किया जाता था। ईंट और मोर्टार, इसको हिंदी में गारे कहते हैं। इन्हें संरचनात्मक मंदिर कहा जाता है। द्रविड़ मंदिर अक्सर विशाल चट्टानों को काटकर बनाए जाते हैं। इन मंदिरों में प्रवेश द्वार हैं जिन्हें गोपुरम कहा जाता है,
जो उत्तरी मंदिरों में नहीं पाए जाते हैं। दक्षिणी मंदिर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। इस प्रकार उनके पास उत्तरी मंदिरों की तुलना में बड़े आंगन और पूजा कक्ष है। चोल मंदिरों से जुड़ी गतिविधियां थी संगीत, गायन, नृत्य प्रदर्शन और मेलों और त्योहारों का उत्सव, जिसके दौरान विभिन्न खेल और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। मंदिरों में दैनिक पूजा के लिए कई प्रकार के लोगों, पुजारियों, गायकों, रसोइयों और माला बनाने वालों की सेवाओं की आवश्यकता होती थी। ग्राम सभा की बैठकें भी मंदिर में होती थी। आगे दिया हुआ है मूर्तिकला, स्कल्पचर। धातु का काम, विशेष रूप से चोलों की कांस्य मूर्तियां अपनी पूर्णता, अनुग्रह और सादगी के लिए विख्यात है। नटराज, शिव की मूर्ति। शिव की कांस्य प्रतिमा आज भी सुंदरता और पूर्णता में अद्वितीय बनी हुई है। एजुकेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, शिक्षा, भाषा और साहित्य। मंदिर शिक्षा, कला, संस्कृति एवं साहित्यिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। मंदिरों द्वारा संचालित स्कूलों में खगोल विज्ञान, व्याकरण, चिकित्सा और गणित जैसे धर्मनिरपेक्ष विषय भी पढ़ाए जाते थे। चोल शासकों के अधीन तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी द्रविड़ भाषाओं में बहुत साहित्य रचा गया। द्रविड़ भाषा का मतलब है दक्षिण भारतीय भाषा। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ये सब सारे द्रविड़ भाषा में आ जाते हैं। कंबन ने 9वीं शताब्दी में संस्कृत महाकाव्य रामायण का तमिल में अनुवाद किया। इसे कंबन रामायण के नाम से जाना जाने लगा। रिलीजियन, धर्म। चोल शासक भगवान शिव के उपासक थे, लेकिन वे अन्य धार्मिक आस्थाओं के प्रति सहिष्णु थे। इस युग के सबसे उल्लेखनीय धार्मिक गुरु शंकराचार्य थे। उनका जन्म केरल में हुआ था। उन्होंने अद्वैतवाद के अनेक दर्शन का प्रचार करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। 11वीं शताब्दी में एक अन्य महान धार्मिक शिक्षक रामानुज ने भक्ति या भगवान के प्रति सच्ची भक्ति का प्रचार किया। तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवर और नयनारों ने किया था। अलवर संत विष्णु की पूजा करते थे और नयनार शिव के भक्त थे। उन्होंने भक्ति गीतों की रचना की। उन्होंने सभी अनुष्ठानों और जाति भेदों को नज़रअंदाज कर दिया। उनके लिए सभी मनुष्य गरिमा में समान थे। 12वीं शताब्दी तक कर्नाटक क्षेत्र में लिंगायत नामक एक नया संप्रदाय विकसित हुआ। इसकी शुरुआत बसव ने की थी। लिंगायत लोग शिवलिंग, भगवान की उत्पादक शक्तियों का प्रतीक की पूजा करते थे। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है चोला इनक्रिप्शंस, चोल शिलालेख। चोल शासकों की उपलब्धियाँ पत्थर और तांबे के प्लेटों पर दर्ज है। ये शिलालेख तंजावुर, त्रिवलगाडु, त्रिची आदि कई स्थानों पर पाए गए हैं। शिलालेख चोलों द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों का विवरण प्रदान करते हैं। शिलालेख हमें यह भी बताते हैं कि ग्राम सभाओं का आयोजन या कार्य किस प्रकार किया जाता था। चोल शिलालेख तमिल और संस्कृत में है। तमिल भाषा और संस्कृत भाषा उस समय चलता था, क्योंकि धार्मिक जितनी भाषाएं हैं वो संस्कृत में होते थे। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। यहाँ पे समरी दिया हुआ है इस चैप्टर का, इसको आप लोग स्वयं पढ़ लेंगे। और यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। सबसे पहले एमसीक्यू दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर का, द रथ्स एट महाबलीपुरम वेयर बिल्ट बाय द, रथ मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो पल्लवा रूलर्स के द्वारा बनाया गया। हुज रीजन इज डिस्क्राइब एज द गोल्डन एज ऑफ चोलाज, किस शासन को गोल्डन चोलों का सुनहरा समय कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोला। द चोला प्रोविंसेस वेयर डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड, चोलों के द्वारा बांटे गए डिस्ट्रिक्ट को, डिवाइड किए गए डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था, तो मंडलम कहा जाता था। द गेटवेज ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल आर कॉल्ड, गेटवे साउथ इंडियन के मंदिर जो होते थे उसमें जो दरवाजे होते थे उसको क्या कहा जाता था, गोपुरम कहा जाता था। और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। कैपिटल ऑफ चोलाज क्या था, तंजौर। द सोर टेम्पल, द पल्लवाज, सोर टेम्पल पल्लवाज ने बनाया। द नेम ऑफ द चोला प्रिवेंस, ये हो जाएगा मंडलम। नटराज, नटराज ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का कांसे का स्टेचू बनाया गया, उसको नटराज कहा जाता है। और शंकराचार्य केरला में इनका जन्म हुआ था। कंप्लीट हो गया, आगे देखते हैं।
आगे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इन सभी का आंसर जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।